Welcome back to my class, children. Today I am going to take up the next two hormones, that is gibberellin and cytokinin. आज हम अगले दो हॉर्मोन्स जो जिब्रेलिन है साइटोकाइनिन है उसको पढ़ाएंगे. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विथ जिब्रेलिन. आपको पता है कि मैं तीन चीजें पढ़ाऊंगी. वन इज स्ट्रक्चर, डिस्कवरी एंड फंक्शन. पहले स्टार्ट करते विद द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन, फिर जाएंगे स्ट्रक्चर पर, फिर जाएंगे फंक्शन पर. जिब्रेलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? ये बात है 1926 की, जब एक जापानीज बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था ई कुरोसावा, 1926 में एक जापानीज साइंटिस्ट ई कुरोसावा ने देखा कि ये जो राइस के प्लांट्स हैं इनमें से कुछ यंग राइस के जो सीडलिंग है प्लांट्स है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टॉल हो जा रहे थे एज कंपेयर टू अदर्स. अगर राइस की सीडलिंग इतनी लंबी है तो कुछ एक्सट्रीमली ऐसे लंबे हो जा रहे थे एज कंपेयर टू अदर्स. और आपको पता है कि राइस एक मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट होने की वजह से ये वुडी नहीं है, इसमें वुड नहीं है. तो अगर एक्सट्रीमली टॉल हो जाओगे तो यू विल गेट स्पिंडली, पतले. ऐसे भी आपको पता है ग्रासेस ऊपर जाते जाते ऐसे पतले होते चले जाते हैं, दे लाइक दिस. एंड ये अपने जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो दे विल फॉल, वो अपने वजन से गिर जाएंगे. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट कुछ राइस के प्लांट में कुछ एक ऐसा डिजीज हो रहा था जिस डिजीज की वजह से द राइस यंग राइस के सीडलिंग एक्सट्रीमली टॉल हो जा रहे थे, स्पिंडली हो जा रहे थे, एकदम ऐसे पतले ऊपर जाते जाते, एंड दे फेल ओवर, वो गिर जा रहे थे और मर जा रहे थे. बाद में उन्होंने पता करने की कोशिश की कि आखिर ये डिजीज किसकी वजह से है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हाइट फिर दुबला हो जाना और गिर जाना ये किसकी वजह से है. ये उन्होंने पता करने की कोशिश की, पर उन्होंने इस डिजीज को नाम दिया बाकाने. डिजीज को नाम क्या दिया? बाकाने. बाकाने एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है फुलिश सीडलिंग. ठीक है, फुलिश है, इतनी लंबी होके गिर जा रही है अपने आप, तो उन्होंने नाम दिया बाकाने विच मीन्स फुलिश सीडलिंग. डिजीज को नाम दिया. एंड बाद में स्टडी किया कि दिस वाज ओनली इन दोज राइस प्लांट, ये केवल उन राइस प्लांट में हो रहा था जो इन्फेक्ट हो रहे थे बाय अ स्पेसिफिक फंगस. उस फंगस का नाम था जिब्रेला फुजीकुरेई. ठीक है, ये फंगस है, मैं पूरा नाम नहीं लिख रही, यहाँ पर लिखा है जिब्रेला फुजीकुरेई. फंगस से जो राइस प्लांट्स इन्फेक्टेड थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली टॉल हो रहे थे, स्पिंडली हो जा रहे थे एंड अपने वेट से फॉल डाउन कर जा रहे थे. उन्होंने इसको कहा फुलिश सीडलिंग, बाका ने नाम दिया. एंड बाद में उन्होंने कहा कि भाई आखिर ये फंगस ऐसा क्या कर रहा है जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली टॉल हो रहा है. तो वो जो एक्टिव केमिकल इस फंगस से निकला, इस फंगस से जो एक्टिव केमिकल निकला जिसकी वजह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली टॉल हो जा रहा था, उस केमिकल को हमने नाम दिया जिब्रेलिन. दिस वाज रिलीजिंग अ सब्सटेंस कॉल्ड एज GIBBER LLIN. ठीक है, दिस जिब्रेलिन, और इस तरह से जिब्रेलिन हार्मोन की खोज हुई. लेट अस डू इट वेरी क्विकली वंस मोर. Year is not important. 1926 there was a Japanese scientist called as Kurosawa. उन्होंने देखा कि जो यंग राइस के प्लांट है some of them were getting डिजीज का नाम दिया बाकाने, जिसकी वजह से they were getting extraordinary tall, thin and spindly and they were falling off. बाद में देखा गया ये वो सीडलिंग है जो इन्फेक्टेड थे बाय फंगस. फंगस का नाम था जिब्रेला फुजीकुरेई. एंड आखिर ये फंगस क्या केमिकल रिलीज कर रहा था? द नेम ऑफ द केमिकल दे गेव वाज जिब्रेलिन, जिसकी वजह से ये एंटायर फेनोमेना हो रहा था. इस तरह से पहली बार ये जिब्रेलिन हार्मोन आपका खोजा गया. जिब्रेलिन का स्ट्रक्चर क्या है? नाउ लेट अस कम टू इट. यू नो दैट दे आर टर्पीन डेरिवेटिव्स. टर्पीन डेरिवेटिव्स हैं ये टिपिकल जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं गिबेन रिंग सिस्टम. केमिकली जिब्रेलिन्स कंटेन अ गिबेन रिंग सिस्टम. ये टर्पीन के डेरिवेटिव्स हैं, पहले पढ़ा चुके हैं. और ये इसका एक टिपिकल ग्रॉस स्ट्रक्चर है जिसको हम गिबेन रिंग सिस्टम कहते हैं. एंड इनमें स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है. ऐसे करीब 100 से ज्यादा जिब्रेलिन्स आज के दिन हम फंजाई एंड हायर प्लांट से खोज चुके हैं. मेडिकल की तैयारी कर रहे हो ना बेटा, हर चीज को बहुत ध्यान से सुनो और नोटिस करो. कितना मैंने बताया? 100.
किससे आइसोलेट किया है? प्लांट्स एंड फंजाई। हम आपसे ये भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि जिब्रेलिन के जो वैरायटीज हैं वो कहां से आइसोलेट हुए? सो दे हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोथ फंजाई एंड हायर प्लांट्स। ठीक, एंड द नंबर इज स्टिल इंक्रीजिंग। आज भी मैंने आपको पहले भी कहा था जिब्रेलिन एक हार्मोन नहीं है, जिब्रेलिन एक क्लास ऑफ हार्मोन है विच हैव अ कॉमन गिबेन रिंग स्ट्रक्चर एंड विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। तो ऑब्वियसली देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ हार्मोन। हाउ आर दे नेम्ड? मैं भी आपको दिखा देती हूं। इनको हम नेम करते हैं GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर 100 टाइप का है तो अप टू GA100। नाउ GA इज जिब्रेलिक एसिड। एक क्वेश्चन और आएगा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जिब्रेलिक एसिड? इट इज एसिडिक इन नेचर। नाम ही में लिखा है इट इज जिब्रेलिक एसिड। ठीक, और इसीलिए आपके एनसीईआरटी में हेडिंग जिब्रेलिन नहीं है, जिब्रेलिन्स है, एस, बिकॉज जिब्रेलिन इज नॉट वन हार्मोन, इट इज अ क्लास ऑफ हार्मोन विच हैज अ कॉमन गिबेन रिंग स्ट्रक्चर एंड कॉमन प्रॉपर्टी। नेम कैसे किया है? GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन। सबसे कॉमन जिब्रेलिन जो मैक्सिमम प्लांट्स एंड फंजाई में पाया जाता है, दिस इज GA3। इट इज वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड एंड इट इज द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म एज वेल। सबसे पहले हमने खोजा था GA3। ये सबसे ज्यादा स्टडीड है और ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है नेचर में। इट इज मोस्ट अबंडेंट एंड एक्सटेंसिवली स्टडीड जिब्रेलिन। इज दैट क्लियर? सो विद दैट द डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर ऑफ जिब्रेलिन इज ओवर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? वी विल गो अबाउट इट्स फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला बात है इट हेल्प्स इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। आप देखेंगे लीफ का स्ट्रक्चर साइज में समय के साथ ग्रो करता है, स्टेम ग्रो करता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ जिब्रेलिन। एक्चुअली जिब्रेलिन क्या करता है? एक चीज याद रखना बेटा, ऑक्सीन भी ग्रोथ करता है। ऑक्सीन डज ग्रोथ, राइट, एंड जिब्रेलिन ऑल्सो डज ग्रोथ। जिब्रेलिन ऑल्सो डज ग्रोथ। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ पैटर्न इन बोथ ऑफ देम? जहां ऑक्सीन मेरिस्टमैटिक टिश्यू को टारगेट करता है, यू नो दैट द एपिकल मेरिस्टम, ऑक्सीन टिप में पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टम को टारगेट करता है एंड सेल डिवीजन प्रमोट करता है। सेल डिवीजन प्रमोट करता है। अभी मैं किसकी बात कर रही हूं? मैं ऑक्सीन की बात कर रही हूं। वहीं जिब्रेलिन जो है आपका, वो इंटरनोडल इलोंगेशन करता है। आपको पता है ये आपका एक स्टेम है, ये इसके नोड्स है। आपको पता है नोड्स से आपके लीव्स आते हैं। अगर ये इंटरनोडल इलोंगेशन हो जाए, यानी कि यहां पर मेनली सेल इलोंगेशन होता है, यहां मेनली सेल डिवीजन होता है। अगर ये इलोंगेट कर जाए, सो हाउ विल द प्लांट लुक? ये प्लांट कैसा दिखेगा? अगर ये दूरी आपकी बढ़ जाए तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा? ये लंबा हो जाएगा। ऑब्वियसली ये लंबा हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज देयर हैज बीन एन इंटरनोडल इलोंगेशन। इन दोनों की दूरी बढ़ गई है। ये अब यहां से यहां थी, अब ये यहां से यहां गई, तो ऑब्वियसली द प्लांट हैज ग्रोन इन साइज। ठीक, सो दिस इज हाउ द जिब्रेलिन्स वर्क। GIBBER, जिब्रेलिन्स वर्क। एंड ऑक्सीन कैसे वर्क करता है? ऑक्सीन वर्क्स ऑन द टिप, ठीक, एंड इट प्रमोट सेल डिवीजन। ये मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, एपिकल मेरिस्टम को टारगेट करता है। ये क्या करता है? इंटरनोडल इलोंगेशन करता है, जिसकी वजह से प्लांट का हाइट ग्रो करता है। दैट मीन्स दोनों की वजह से ही ग्रोथ होता है, लेकिन ग्रोथ का पैटर्न अलग है। अब इस ग्रोथ से रिलेटेड 2-3 फंक्शन आपको एक और बता दी। नेक्स्ट फंक्शन हम आपको बताएंगे, दैट इज बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या हम बताएंगे, उससे पहले आप इसको देखो। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए एक पॉटेड प्लांट है जिसमें जिब्रेलिन बिल्कुल नहीं डला हुआ है। एंड सिमिलर प्लांट हमने लिया दो, और एक पे हमने 5 माइक्रोग्राम डाला, एक पे हमने 10 माइक्रोग्राम डाला। और हमने क्या देखा कि जिब्रेलिन जैसे जैसे हमने क्वांटिटी बढ़ाई, द ग्रोथ रेट विद इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 4 days में, देखिए ग्रोथ पैटर्न में कितना चेंज हो गया। वहीं पर एक और मैंने दिखाया है विदाउट जिब्रेलिन ट्रीटेड एंड दिस इज जिब्रेलिन ट्रीटेड। जस्ट लुक एट इट, हाउ द इंक्रीज देन द नॉर्मल वन। इसका जिब्रेलिन इंटरनोडल इलोंगेशन करता है। तो ये आपका पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ चीजें और पढ़ाएंगे। द नेक्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टीच यू इज बोल्टिंग। व्हाट इज बोल्टिंग? आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जैसे कैबेज, पत्ता गोभी। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जैसे कैबेज। मैं यहां पर एक पत्ता गोभी बना दूं। कैबेज में आपने देखा होगा देयर इज अ रोजेट ऑफ लीव्स। रोजेट ऑफ लीव मतलब क्या होता है? सारे लीव्स एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं, जैसा लगता है कोई रोज है। जैसे रोज में एक ही जगह सारे पत्ते होते हैं, वैसे कैबेज में एक ही जगह होता है। दिस इज रोजेट ऑफ लीव, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है, राइट। अब होता क्या है, जस्ट लुक एट दिस, ये मेरा कैबेज है। एक्चुअली कैबेज में होता क्या है, इंटरनोड्स जिब्रेलिन नहीं बनता, जिसकी वजह से इंटरनोडल इलोंगेशन नहीं होता। जैसे देखो, सपोज ये एक लीफ है, ये एक और लीफ है,
आप देख रहे हो इन सब के बीच में क्या है, यू कैन सी दिस वेरी क्लियर कि यहां पर आपका दीज आर द नोड्स और इसके बीच वाला पॉइंट को हम कहते हैं इंटरनोड। अब होगा क्या, अगर यहां इंटरनोड को गायब कर दे आप, ठीक है, अगर इसमें इंटरनोड ना बने तो क्या होगा, ये वाला लीफ भी यहीं आ जाएगा, अगर ये वाला इंटरनोड भी खत्म कर दे तो ये वाला लीफ भी यहीं आ जाएगा। तो अगर सारे लीव्स एक ही जगह आ जाएं क्योंकि इंटरनोड नहीं है तो ये क्या होगा, रोजेट हो जाएगा, जो कैबेज प्लांट पे पाया जाता है। तो एक्चुअली कैबेज वगैरह एंड आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल है, एक है कैबेज और दूसरा है बीट। मैं दिखाऊंगी जब मैं एनसीईआरटी रीड करूंगी। ये 2 ऐसे प्लांट्स हैं जिसके लीव्स ऐसे रोजेट होते हैं, एक जगह ही पाए जाते हैं क्योंकि इसमें जिब्रेलिन नहीं है। अगर इसमें हम आर्टिफिशियली जिब्रेलिन छिड़क दें, अगर हम इसमें फ्लावरिंग से पहले, इससे पहले कैबेज का प्लांट फ्लावरिंग करे, उस पे कैबेज में अगर हम जिब्रेलिन छिड़क दे तो इनमें इंटरनोड डेवलप कर जाएंगे और ये कैबेज का प्लांट नॉर्मली आप ऐसे देखते हैं वो इतना लंबा ग्रो कर जाएगा। सी दिस, ये ओरिजिनल प्लांट है जिसमें इंटरनोड डेवलप नहीं किया, इसमें बाद में जिब्रेलिन स्प्रे कर दिया, इतना बड़ा हो गया कि आदमी को सीढ़ी चढ़कर उस प्लांट को मैनेज करना पड़ रहा है, राइट। सो जिब्रेलिन बोल्टिंग एंड फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। जिब्रेलिन इंड्यूस स्टेम इलोंगेशन इन रोजेट प्लांट्स, एग्जाम्पल में कैबेज एंड बीट आर गुड एग्जाम्पल। इसमें लीफ डेवलपमेंट प्रोफ्यूज होता है जबकि इंटरनोड का ग्रोथ होता ही नहीं है। जस्ट रिप्रोडक्शन से पहले अगर हम उस पे जिब्रेलिन छिड़क दें, द इंटरनोड विल इलोंगेट टू मच, दिस विल कॉज abnormal increase in height and this phenomena is called as bolting। हो गया, तो इंटरनोडल इलोंगेशन पहला फंक्शन बताया, उससे रिलेटेड एक और क्या बताया, इट हेल्प्स टू कॉज बोल्टिंग। थर्ड, शुगर केन, आपको पता है शुगर केन को हम लोग ग्रो करते हैं फॉर द शुगर कंटेंट, ठीक है। शुगर केन का पेड़ जो है, एक पेड़ नहीं है, एक तरह का ग्रास होता है, जितना लंबा बनेगा उतना ज्यादा हमारे को शुगर मिलेगा। शुगर केन से शुगर मिलता है, जितने बड़े शुगर केन के स्टिक्स होंगे उतना ज्यादा शुगर का ईल्ड होगा। हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है, ये नोड है शुगर केन में, ये रीजन शुगर केन में नोड है। अगर इंटरनोड ज्यादा इलोंगेट करेगा तो ऑब्वियसली शुगर केन भी क्या होगा, लंबा हो जाएगा। ये मेरा शुगर केन है, दिस इज नोड, दिस इज नोड। अगर हमने इंटरनोडल इलोंगेशन कर दिया तो ऑब्वियसली क्या होगा, इन दोनों की डिस्टेंस बढ़ा दी तो मेरा शुगर केन का हाइट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं शुगर केन में सो दैट द प्लांट का ग्रोथ गेट्स इंक्रीज। एंड आप सरप्राइज्ड होकर सुनकर, ऐसा करने से हम ईल्ड को कम से कम 20 टन पर एकड़ बढ़ा देते हैं, राइट। शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर, स्प्रेइंग शुगर केन विद जिब्रेलिन इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ द स्टेम, इससे करीब 20 टन पर एकड़ आपका यील्ड इंक्रीज कर जाता है। एवरी एग्जाम्पल, एवरी स्टैटिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल में चांस नहीं छोड़ना है, द कट ऑफ इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हाई, आप कुछ भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट, यही इंटरनोडल इलोंगेशन से रिलेटेड एक पॉइंट और, ठीक, वो क्या है, जिब्रेलिक एसिड एक ऐसा नॉर्मल हार्मोन है जो देखा गया स्टेम ग्रोथ करता है इन प्लांट्स लाइक ग्रेप्स। आप ग्रेप में देखोगे, ये जो ग्रेप का फ्रूट है, ये जो स्टेम है ये थोड़ा सा लंबा होता है, जो क्या करता है, जस्ट लुक एट दिस, देखिए आपका ग्रेप का प्लांट दिखा रहा है, ये लंबा होने की वजह से ग्रेप्स को सनलाइट की तरफ एक्सपोज होने में फायदा होता है। ये देखो एक ग्रेप यानी कि अंगूर का ये एक लत्तर है और आप देखोगे इसके जो स्टेम्स होते हैं थोड़े से लंबे होते हैं, ऐसा नहीं ग्रेप ऐसे अटैच्ड है, ऐसे लंबा लंबा होता है। दिस it is found, it contributes to stem growth in grapes. Gibberellin assists through the grapevine reaching up for sunlight. ये grapevine को में स्टेम्स को इलोंगेट करने में मदद करता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स सनलाइट को रीच कर सके। दैट मीन्स इंटरनोडल इलोंगेशन से रिलेटेड आपने 4-5 पॉइंट्स पढ़े। पहला तो एक जनरल पढ़ा है, इंटरनोडल इलोंगेशन करता है, उससे रिलेटेड आपने पढ़ा है बोल्टिंग, उससे रिलेटेड आपने पढ़ा है शुगर केन एंड उससे रिलेटेड आपने पढ़ा है ग्रेप्स, ठीक। तो 4 पॉइंट्स आपके मिलते जुलते हो गए। नाउ लेट अस मूव टू द स्टेम के बाद आ जाते हैं effect of gibberellin on fruits like auxine, they also help in producing parthenocarpic fruits, seedless fruits। देख रहे हैं आप यहाँ पर this orange, इसमें देखिए एक भी सीड नहीं है, एप्पल में देखिए सीड्स नहीं है, ग्रेप्स आज के दिन सीडलेस आ गए। सो जिब्रेलिन के स्प्रे करने से भी सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं।
फ्रूट का पहला हो गया। सेकेंड, स्टडी देखा गया है कि अगर आप जिब्रेलिन को फ्रूट्स लाइक एप्पल, एग्जाम्पल याद कर लेना बेटा, एप्पल में छिड़काव करते हैं, सो दैट हेल्प्स देम टू इलोंगेट एंड इंप्रूव द शेप। ठीक है, फ्रूट्स को इलोंगेट करके अच्छा शेप लेने में मदद करते हैं। ये सब पॉइंट्स को जो फ्रूट्स उगाते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, इन दे यूज दीज हार्मोन्स यील्ड इंक्रीज करने के लिए। हो गया, सो फ्रूट से रिलेटेड 2 हो गया, स्टेम से रिलेटेड 4, फ्रूट से रिलेटेड 2। अब आ जाते हैं सीड पर। सीड में है 2 पॉइंट्स है आपके। पहला, दे हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। अब देखो ये एक सीड है, मेज का सीड यहां पर दिखाया है। मेज का सीड डॉर्मेंट है, दैट मीन्स अभी इसके अंदर जर्मिनेशन का प्रोसेस रुका हुआ है। आप जब इसमें जिब्रेलिन छिड़कते हो या नेचुरली भी आपको छिड़कने की जरूरत नहीं है। कोई सीड जर्मिनेट कब करता है? आपने देखा मंथ्स तक सीड आपके नॉर्मल है, आपके घर पर एक जार है, उस जार में से आपने राजमा के सीड्स रखे हुए, मंथ्स तक, महीनों तक ये आपका सीड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको पानी में डाल देते हैं, ये सीड जर्मिनेट कर जाता है। ये जर्मिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिब्रेलिन। जैसे इस सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलने लगता है, ठीक, ये प्लांट हार्मोन जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन बनाता है। ये जिब्रेलिन क्या करता है, इस सीड में स्टोर्ड स्टार्च है, ठीक है, आपको पता है प्लांट्स फूड स्टोर करते हैं, सीड में भी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इस स्टार्च को ये मोबिलाइज करके डाइसैकेराइड्स लाइक मॉल्टोज एंड सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं, मॉल्टोज और सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं, और बाद में जाकर ये इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। एक बार स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, आपको पता है ग्लूकोज रॉ मटेरियल है। इस ग्लूकोज को अब आपका फेवरेबल सिचुएशन है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, ठीक है, आपने पानी में डाला, ऑक्सीजन में डाला, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन ब्रेक करेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रही हूं, एंड इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, एंड इस एनर्जी को हम यूज करेंगे फॉर जर्मिनेशन। क्योंकि मैंने आपको एक बार नहीं अनेक बार पढ़ाया है कि लाइफ में 2 ही चीजें ऐसी है जिसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगता है, वन इज योर ग्रोथ एंड द अदर इज रिप्रोडक्शन। तो अगर आपको ग्रोथ करना है, आपको ढेर सारा एनर्जी चाहिए, एंड दिस एनर्जी विल देन बी यूज फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट, राइट। तो जिब्रेलिन देखो यहां पर करता क्या है, ये जिब्रेलिन जैसे सीड जर्मिनेट करने के वक्त आता है, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड रिलीज होता है जो अमाइलेज एंजाइम बनाता है। ये अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, दिस अमाइलेज एंजाइम विल ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू maltose, sucrose and glucose, and with the help of oxygen the glucose will be broken down and the energy will be used for seed germination. जिब्रेलिन की नेचुरल सर्कमस्टांसेस में सीड जर्मिनेशन में ये योगदान को हमने एक्सप्लॉइट किया है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। ये जो हमने देखा कि जिब्रेलिन अमाइलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, मेन एंजाइम जो इस पूरे प्रोसेस को अंजाम देता है, उस एंजाइम का नाम है अमाइलेज। तो जिब्रेलिन के प्रेजेंस में ये अमाइलेज एंजाइम बनता है, जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस होता है। इसको हमने एक्सप्लॉइट किया है इंडस्ट्री में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में खासतौर पर, ठीक, इवन फूड इंडस्ट्री में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में। अभी बताते हैं, पहला तो मैंने 2 इंडस्ट्री आपको बताया। पहला इंडस्ट्री बताया फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में कहा हेल्थ ड्रिंक्स, जो आपके हेल्थ ड्रिंक्स होते हैं, HEALTH, हेल्थ ड्रिंक्स होते हैं, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे आप यूज करते हैं से हॉर्लिक्स, है ना, आप यूज करते हैं से मोल्टोवा, बूस्ट, ये जितने हेल्थ ड्रिंक्स हैं वो जिब्रेलिन की इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो पहला मैंने बताया आपको, दिस इज एक्सप्लॉइटेड फॉर इन द फूड इंडस्ट्री, एंड सेकेंड इट इज एक्सप्लॉइटेड इन द ब्रूइंग मतलब जो शराब यानी कि अल्कोहल बनाते हैं, इसको ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। हम लोग जिब्रेलिन की इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। कैसे, देखो पहले यहां देख लो, फिर एक अलग पेज में बता देंगे आपको। पता है, अच्छा पहले तो आप ये समझ लो मॉल्ट क्या होता है, ठीक है। पहले आप ये समझ लो व्हाट डज द वर्ड मॉल्ट मीन्स। मॉल्ट एक्चुअली जर्मिनेटेड बार्ली ग्रेन्स को कहा जाता है। ये देखो मेरा बार्ली का प्लांट है, ये इसका ग्रेन है,
इसको हमने थोड़ा सा जर्मिनेट कराया, और थोड़े जर्मिनेट कराने के बाद हम उसके जर्मिनेशन के प्रोसेस को रोक देते, पूरा ग्रो नहीं करने देते, सच दैट ये जो आपके जर्मिनेटेड रूट्स एंड छोटे छोटे स्टेम्स है, ये देखो एकदम ऐसे दिखते हैं। ठीक, इससे जो ये हम बनाते हैं, जो जर्मिनेटेड फॉर्म है, इसको हम कहते हैं मॉल्ट। ठीक है, मॉल्ट इज जर्मिनेटेड बार्ली दैट हैज बीन ड्राइड इन अ प्रोसेस कॉल्ड एज मॉल्टिंग। ये प्रोसेस जिसमें हम इसको जर्मिनेट करने के बाद ड्राई करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉल्टिंग। और प्रोसेस के बाद ये जो जर्मिनेटेड एंड ड्राइड बार्ली ग्रेन्स रहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मॉल्ट। ठीक है, अब इस मॉल्ट को एक्चुअली यूज करते हैं हम फूड इंडस्ट्री एंड ब्रूइंग इंडस्ट्री में। इस मॉल्ट को एक्चुअली हम लोग यूज करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मैं अब आपको ये बात बताती हूँ। मॉल्टिंग में पहले ये पढ़ लो, फिर हम एक पेज में बताएंगे। मॉल्टिंग ग्रेन्स डेवलप द एंजाइम रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई स्टार्च इनटू शुगर्स। मैंने कहा था ना, जब ये मॉल्टिंग कर रहा होता है तो आपका एंजाइम अमाइलेज बनता है, और ये एंजाइम मॉल्टिंग के प्रोसेस में ये क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक कर देता है इनटू शुगर्स, अदर शुगर, जैसे डाइसैकेराइड में मॉल्टोज या मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, इंक्लूडिंग मोनोसैकेराइड सच एज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, एंड डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है जैसे सुक्रोज एंड मॉल्टोज। इसके अलावा कुछ और एंजाइम भी बनते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मॉल्टिंग। कुछ और एंजाइम भी बनते हैं जो प्रोटीन के भी ब्रेकडाउन को में हेल्प करते हैं। तो यहां मैं प्रोटीन लिख दो, ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन में भी हेल्प करते हैं। एंड ये जो प्रोटीन ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, दिस एक्ट्स एज अ फूड। ठीक है, दिस एक्ट्स एज अ फूड। मैं नए पेज में बता दूंगी, फूड फॉर हुम, ईस्ट। एंड ये ईस्ट क्या करता है, इस शुगर को जो ब्रेक डाउन हो गया है, इसका एनाएरोबिक फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाता है। जस्ट सी दिस फर्स्ट, देन वी विल कम बैक अगेन। यहां देखो, हमने क्या किया, मॉल्टिंग किया। मॉल्टिंग में हमने क्या लिया, बार्ली सीड्स लिया, हमने बार्ली के सीड लिए और इसको हमने जर्मिनेट करा दिया, और जर्मिनेट कराने के बाद उसको ग्रो नहीं करने दिया, इस स्टेज में उसको हमने ड्राई कर दिया। ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज मॉल्टिंग, वी कॉल द प्रोसेस एज मॉल्टिंग। एंड ये जर्मिनेटेड सीड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ड्राइड सीड को क्या बोलते हैं, मॉल्ट कहते हैं। अब इस प्रोसेस ऑफ मॉल्टिंग में हम करते क्या है, ठीक है, हम प्रोसेस ऑफ मॉल्टिंग में करते क्या और जिब्रेलिन का रोल क्या है। ये जो आपका बार्ली का सीड है, राइट, ये जो आपका बार्ली का सीड है, दिस इज द सीड। इस सीड में जिब्रेलिन कुछ ऐसे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। ठीक, ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। वन ग्रुप ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज अमाइलेज, जो इस सीड के स्टार्च यानी कि रिजर्व कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है इनटू मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, जो मोनोसैकेराइड है, या कन्वर्ट कर देता है इनटू सुक्रोज एंड मॉल्टोज, जो आपकी डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो एक तो इन्होंने शुगर का ब्रेकडाउन किया। सेकेंडली यहां पर देखो, ये कुछ और भी एंजाइम बनाते हैं जो इस सीड के प्रोटीन को ब्रेक करता है इनटू अमीनो एसिड्स। प्रोटीन को ब्रेक करता है, सम अदर एंजाइम्स जो प्रोटीन को ब्रेक करता है इनटू अमीनो एसिड्स। ये जो प्रोटीन अमीनो एसिड्स में ब्रेक किया, दिस अमीनो एसिड विल नाउ एक्ट एज फूड फॉर ईस्ट। ये ईस्ट के लिए फूड का काम करेगा। और ईस्ट कौन है, ये एक फंजाई है जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, आपको पता है। ये ईस्ट, ये जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बना यहां पर, इसको एनाएरोबिकली ब्रेक डाउन करेगा। आपको पता है ईस्ट ब्रेक डाउन हमेशा किस में करता है, यू नो इट। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन ताकि कोई हॉच पॉच ना हो। आपको पता है ईस्ट जब भी ब्रेक डाउन करता है एनाएरोबिकली, तो क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 प्लस एटीपी। एटीपी तो खुद खर्च कर लेता है अपने लिए, और साथ में क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल। इस तरह से आपका अल्कोहल बनता है। तो यानी कि सिंस ये पूरा प्रोसेस जहां पर ये एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, इस एंजाइम एक्टिवेशन में चाहिए होता है एंजाइम जिब्रेलिक एसिड। सो कहीं ना कहीं जिब्रेलिक एसिड अल्कोहल यानी कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज होता है। मैं फिर बता दें अगर कोई कंफ्यूजन है, हम पहले बार्ली के सीड्स को जर्मिनेट करते हैं, ड्राई करते हैं। जर्मिनेशन में क्या होता है, सीड में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक हो जाता है इनटू मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, एंड जो प्रोटीन है ब्रेक कर जाता है इनटू अमीनो एसिड। ये जो एंजाइम्स इस पूरे प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ जिब्रेलिक एसिड।
ये जो अमीनो एसिड्स है अब हम इस मॉल्ट पे क्या डालेंगे, ईस्ट डालेंगे। ये ईस्ट क्या करेगा, इस अमीनो एसिड्स के लालच में आएगा एंड ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक करेगा और बनाएगा अल्कोहल। इस तरह से ब्रूइंग इंडस्ट्री में जिब्रेलिन को हम लोग यूज करते हैं। इन हम लोग ये मॉल्ट ले लेते हैं, उसमें जिब्रेलिन डालते हैं ताकि ये एंजाइम, नहीं पहले तो मॉल्टिंग करते हैं, मॉल्टिंग में हम लोग जिब्रेलिन यूज करते हैं। ये प्रोसेस को कहते हैं मॉल्टिंग। ये जो यहां से यहां तक का प्रोसेस है ना, दिस इज मॉल्टिंग। जो मॉल्टिंग हो रहा है, इस मॉल्टिंग का मॉल्टेड बार्ली सीड्स को बाद में हम लोग यूज करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ये हो गया। अब सेकेंड आ जाते हैं हेल्थ ड्रिंक्स में क्या है। तो हेल्थ ड्रिंक भी आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं, मैं बता दूं। आपने देखा होगा, मैं जब छोटी थी तो एक हेल्थ ड्रिंक आता था मोल्टोवा, ठीक है। अभी तो पता नहीं आपको पता भी होगा कि नहीं, एक हेल्थ ड्रिंक था मोल्टोवा और इसका पंचलाइन था, पंचलाइन सॉन्ग था, जैसे टीवी में ऐड आता है ना, तो पंचलाइन सॉन्ग था कि इट हैज मॉल्ट, क्रीम, कोको एंड बार्ली, थैंक्स मॉम फॉर बीइंग अ मोल्टोवा मॉम। यानी कि कहता था इसमें मॉल्ट है, मॉल्ट, क्रीम, कोको एंड बार्ली। ऐसे भी हॉर्लिक्स, बोनवीटा, ये सबके आप बॉटल्स को देखो, अगर आप देखोगे इनके बॉटल्स को तो आप देखोगे यहाँ पर बार्ली के ग्रेन्स इसमें बनाए जाते हैं। व्हाई? बिकॉज बार्ली इट हेल्प्स टू मेक मॉल्ट, ठीक है। ये LT होगा बार्ली में। जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि द बार्ली, ड्राई बार्ली सीड्स को मॉल्ट कहते हैं। और अभी मैंने आपको बताया मॉल्ट में क्या पाया जाता है, स्टार्च, सॉरी कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च इज फाउंड इन विच फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड इन विच फॉर्म, आइदर मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज और इन द फॉर्म ऑफ डाइसैकेराइड्स लाइक सुक्रोज एंड मोल्टोज। नॉर्मली इसमें हम लोग मोल्टोज के फॉर्म में रखते हैं, क्यों? बिकॉज वन मोल्टोज, मोल्टोज एक डाइसैकेराइड है ना, तो वन मोल्टोज इज इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज मिलकर मोल्टोज बनाते हैं। तो अगर हेल्थ ड्रिंक में आपका ग्लूकोज पाया जाएगा या मोल्टोज पाया जाएगा विच इज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज तो ब्रेक डाउन करने से एनर्जी देगा, पर मोल्टोज तो 2 ग्लूकोज के बराबर है, ठीक। तो आप जब हेल्थ ड्रिंक लेते हैं, हेल्थ ड्रिंक का मतलब क्या होता है, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। एंड सिंस मॉल्ट में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या और फ्रुक्टोज विच इज मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, इसको इंस्टेंटली हमारा बॉडी इसको फर्दर ब्रेक डाउन, डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी मोनोसैकेराइड के फॉर्म में मेरा बॉडी इसको इंस्टेंटली ब्रेक डाउन करके एनर्जी दे सकता है। इसीलिए इसको हम लोग एनर्जी ड्रिंक या हेल्थ ड्रिंक भी बोलते हैं। गॉट इट? सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ जिब्रेलिन to help in malting has been exploited in brewing industry and health industry। देखो यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिख रहा है। जिब्रेलिन क्या करता है, कुछ ऐसे एंजाइम बनाता है। देखो यार, जिब्रेलिन के साथ मैंने एंजाइम लिखा है जो स्टार्च को मोल्टोज एंड ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं एंड फर्दर एंजाइम बनाता है जो इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करने में मदद करता है और इस एनर्जी की मदद से प्लांट आपका जर्मिनेट करता है। बार्ली इज मॉल्टेड। हम लोग बार्ली से पहले मॉल्ट बनाते हैं। ये मॉल्ट बनाते हैं, बार्ली को पहले ड्राई करके मॉल्ट बना लेते हैं मॉल्ट के फॉर्म में। इसमें क्या पाया जाता है, रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स एंड रिच अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको हम लोग कूटते हैं, मैश करते हैं मिल में, ठीक। इसका फिर प्रोटीन निकल जाता है, मोनोमर्स निकलता है, ईस्ट इसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद फर्मेंटेशन करता है और ये बियर बनाता है। इज दैट क्लियर? सो ये हो गया 2 फंक्शन रिलेटेड टू सीड। एक तो सीड जर्मिनेशन मदद करता है और उसी को हम लोग मॉल्टिंग में यूज करते हैं। सीड का तीसरा फंक्शन जो लिखा हुआ है वो लिखता है जिम्नोस्पर्म में देखा गया है। इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स देखा गया है स्प्रेइंग मेनली इन कॉनिफर्स। ये जो कॉनिफर्स हैं जिम्नोस्पर्म में, ठीक, देखा गया इसमें जब आप जिब्रेलिन छिड़कते हैं तो इसमें सीड का प्रोडक्शन अर्ली हो जाता है, ठीक। ये देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया है, से दिस इज व्हाट आई एम शोइंग। ये जिम्नोस्पर्म का कोन है, इस कोन में आपका सीड बनता है। आपको पता है जिम्नोस्पर्म पहले प्लांट है जिसमें सीड बना है। तो जिब्रेलिन इट हेल्प्स इन hastens the maturity period and leads to early seed production। हो गया? So this is another point and last point है related to fruits only। That means ये जिब्रेलिन सेनेसेंस को डिले करता है। आपको याद है मैंने कहा था जिब्रेलिन इज अ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। ये ग्रोथ प्रमोट करता है, ठीक। अगर ग्रोथ प्रमोट करेगा तो ऑब्वियसली डेथ को क्या करेगा,
टालेगा, डेथ नहीं होने देगा, तो ये प्लांट में सेनेसेंस को डिले करता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये फ्रूट्स को टाइम मिल जाता है प्लांट्स में मैच्योर करने का। ठीक, अगर फ्रूट को ज्यादा वक्त मिलेगा और प्लांट पे ही मैच्योर करेगा तो एक तो इसका साइज, न्यूट्रिशन एंड टेस्ट तीनों एनहांस्ड होगा, एंड टेस्ट तीनों एनहांस्ड होगा। तो अगर आप जिब्रेलिन, क्योंकि सेनेसेंस डिले करता है, तो फ्रूट्स पे अगर छिड़का दोगे तो वो जल्दी से फ्रूट्स टपकते नहीं है, एज अ रिजल्ट उनको प्लांट में मैच्योर होने का ज्यादा वक्त मिलता है। दे कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। अगर वो पेड़ से जल्दी टपक जाएगा तो फार्मर को तुरंत बेचना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ दिन तक वो टिकेगा तो वो इंस्टॉलमेंट में उसको बेच सकता है, राइट। सो दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं साइटोकाइनिन में, मैं चाहती हूं कि मैंने जितने भी फंक्शन पढ़ाए, मैंने एनसीईआरटी का सीक्वेंस हटा दिया है और उसको लॉजिकली पुट अप किया है ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो चलिए इसको देखो, याद करने का मैं तरीका, मैंने आपके लिए क्या तरीका निकाला है। सबसे पहला इसका फंक्शन है इलोंगेशन, राइट, एंड इलोंगेशन से रिलेटेड आपके 4 और फंक्शंस हैं। ये इंटरनोडल इलोंगेशन करता है 1। इसी से हमने और क्या निकाला, दिस इंटरनोडल इलोंगेशन इज यूज फॉर बोल्टिंग इन कैबेज एंड बीट, इट इज यूज इन शुगर केन फॉर एक्सटेंडिंग द इंटरनोडल रीजन्स, ताकि 20 टन्स पर एकड़ आपका ईल्ड बढ़ जाए। एंड दिस इलोंगेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन ग्रेप वाइन्स, ठीक है, सो दैट द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स दे कैन गेट द अप्रोप्रिएट एक्सपोजर। तो इससे रिलेटेड जितने पॉइंट्स थे, सेकेंड आपका इससे रिलेटेड पॉइंट है फ्रॉम सीड। 2 पॉइंट सीड से रिलेटेड है। पहला, द सीड इट हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, and this seed germination has been used for the process of malting, and this malting has been used in brewing and food industry। ये हो गया। एंड थर्ड पॉइंट है रिलेटेड टू फ्रूट, ठीक है, एक इलोंगेशन, सीड एंड फ्रूट। फ्रूट से रिलेटेड आपका क्या क्या है, पहला इट हेल्प्स इन पार्थेनोकार्पी, ठीक है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन इलोंगेशन एंड गिविंग द राइट शेप टू फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, तो एप्पल वगैरह में फ्रूट शेप देता है। ये हो गया फ्रूट से रिलेटेड सेकेंड। फ्रूट से रिलेटेड आपका थर्ड पॉइंट है कि ये सेनेसेंस को डिले करता है, जिसकी वजह से फ्रूट का लाइफ आपका पेड़ पे बढ़ जाता है। सो इट डिलेज सेनेसेंस एंड फ्रूट से रिलेटेड एक बार देख ले, कुछ छूट तो नहीं रहा। एक तो हमने पार्थेनोकार्पी पढ़ा था, एप्पल्स वगैरह में पढ़ा था, इट डिलेज सेनेसेंस। अच्छा, सीड में एक और पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म में, कॉनिफर्स में, ठीक, ये 3 है बेटा, यहाँ पे याद रखना। जिम्नोस्पर्म में, कॉनिफर्स में ये अर्ली सीड मैच्योरिटी में मदद करता है, राइट। तो यहां पर देखो इलोंगेशन से रिलेटेड 1 2 3 4, यहां पर आपका 1 2 3, एंड फ्रूट से रिलेटेड 1 इज पार्थेनोकार्पी, या 1 इज दिस इज delay senescence, and 1 was we studied was let us see it, yeah, elongates and parthenocarpy। That's great। तो हो गया 4 3 3, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए एक बार क्विकली एनसीईआरटी देख लें। यू नो दैट इट्स एनसीईआरटी टाइम। मैं कुछ भी पढ़ाऊंगी तो एक बार एनसीईआरटी आपको जरूर दिखाऊंगी। सो लेट मी मूव। जिब्रेलिन, वेरी फटाफट वी विल सी, राइट। जिब्रेलिन में 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन्स हमने खोज लिए हैं, ओके, 100 टाइम्स from fungi and higher plant, GA1, GA2, GA3। GA3 is the most important one, ठीक है। they increase the length of axis, grape stock में इसको यूज करते हैं, एप्पल को elongate करने में यूज करते हैं, they delay senescence so that the fruits can be on the trees for a longer time। then malting का process लिखा है, then sugar cane they store carbohydrate as sugar, ठीक है। तो अगर इसको हम स्प्रे करते हैं तो शुगर केन में 20 टन पर एकड़ बढ़ जाता है। कॉनिफर्स में ये मेच्योरिटी पीरियड, हेंस अर्ली सीड प्रोडक्शन में मदद करता है। इट हेल्प्स इन बोल्टिंग एंड इन बीट एंड कैबेज एंड मेनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट। आपने देखा आपके एनसीईआरटी में कितना हॉच पॉच लिखा है, मैंने कितना ऑर्गेनाइज कर दिया आपको, ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो गया। वेरी क्विकली विल मूव टू द नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में स्ट्रक्चर, डिस्कवरी एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर पे हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, राइट। स्ट्रक्चर में हमें कुछ ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ना क्योंकि स्ट्रक्चर का आप जो शुरू में पढ़े बस वही है, दैट मीन्स दे आर एडेनिन डेरिवेटिव्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए में जो एक नाइट्रोजनस बेस होता है न्यूक्लिक एसिड में,
ये एडेनिन डेरिवेटिव है, जो आपने पढ़ा था उतना ही पढ़ना है। आपको मेनली पढ़ना है डिस्कवरी एंड फंक्शन। फंक्शन 3 ही पढ़ना है। डिस्कवरी में यहां पर दो अलग जगह पर है। डिस्कवरी वाले पोर्शन में इसका डिस्कवरी अलग लिखा है, एंड जिब्रेलिन साइटोकाइनिन टॉपिक में इसका अलग लिखा हुआ है। सो लेट अस जस्ट सी दैट। अब आ जाते हैं डिस्कवरी वाले रीजन में। आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है, कहते हैं कि स्कूग नाम के एक साइंटिस्ट थे और उनके जो को वर्कर्स थे, उन्होंने क्या देखा कि जो टोबैको के प्लांट है, जस्ट लुक एट दिस, ये टोबैको का हम कर रहे हैं टिश्यू कल्चर, वी आर डूइंग टिश्यू कल्चर। तो आपको पता है टिश्यू कल्चर में शुरू में अ ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बनता है, उसको हम कहते हैं कैलस। उन्होंने कहा इस कैलस से ये जो पूरा प्लांट जर्मिनेट करता है, आपको ये कैलस बनाने के लिए हार्मोन ऑक्सीन के साथ साथ, ठीक है, हमें एक और हार्मोन साइटोकाइनिन देना जरूरी था, क्योंकि अगर हम हार्मोन के साथ साइटोकाइनिन नहीं देते तो ना तो कैलस बनता है। तो याद रखना टिश्यू कल्चर में ये मैंने एक सेल लिया, उसको मैंने कल्चर मीडियम में डाला, दिस इज माई कल्चर मीडियम। इस कल्चर मीडियम में मैंने इस प्लांट का एक सेल डाला। कौन सा प्लांट लिया, टोबैको प्लांट लिया। अब इसमें हम लोग न्यूट्रिएंट डालते हैं, न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट के प्रेजेंस में ये सेल आपका डिवाइड करेगा। केवल न्यूट्रिएंट से कुछ नहीं होता, इसमें 2 हार्मोन देना पड़ता है, एक है ऑक्सीन, अकेले ऑक्सीन से कुछ नहीं होता। स्कूग ने देखा इसके साथ देना पड़ता है साइटोकाइनिन। जब ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन हम दोनों देते हैं तब ये सेल डिवाइड करता है, लेकिन शुरू में ये एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनाता है, जिसको हम कहते हैं कैलस। अब इस कैलस में जब तक आप साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ाएंगे नहीं, नाउ साइटोकाइनिन शुड बी हायर एज कंपेयर टू ऑक्सीन। जब साइटोकाइनिन विल बी हायर एज कंपेयर टू ऑक्सीन, ऑक्सीन के कंपैरिजन में, तब जाकर इस कैलस के सेल से शूट जर्मिनेट होता है। और जब ऑक्सीन ज्यादा होता है तो रूट डेवलप करता है। तो ऑक्सीन का तो मैंने फंक्शन पढ़ाया ही था आपको कि ऑक्सीन हेल्प्स इन रूट जर्मिनेशन एंड साइटोकाइनिन इट एक्चुअली हेल्प्स इन शूट जर्मिनेशन। इज दैट क्लियर? ठीक, तो यही स्कूग ने देखा था, ये मैं आपको दिखा रही हूं। तो उन्होंने क्या देखा, उस वक्त साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन डिस्कवर नहीं हुआ था। उस वक्त साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या देखा कि इस कल्चर मीडियम में, नाउ ट्राई टू सी इट वंस अगेन, जैसा स्कूग कहना चाह रहे हैं उसको देखिए, ये मेरा कल्चर मीडियम है, राइट? इस कल्चर मीडियम में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑक्सीन के अलावा, ट्राई टू हियर इट केयरफुली, ऑक्सीन के अलावा कुछ और ऐड करना पड़ता है कि ये प्लांट आपका जर्मिनेट करे, राइट? वो कुछ और क्या था? आइदर इट वॉज से मैश्ड बनाना, या तो आप इसमें बनाना ऐड करिए, या कोकोनट मिल्क ऐड करिए, ठीक है, या तो आप इसमें कोकोनट मिल्क ऐड करिए, या उन्होंने 4 चीजें यहां डिस्क्राइब की है, 1 2, नाउ लेट अस कम टू दिस, आइदर ईस्ट एक्सट्रैक्ट डालिए या वैस्कुलर टिश्यू डालिए, ठीक, या आप ईस्ट के एक्सट्रैक्ट को डालिए या वैस्कुलर टिश्यू, 4th पॉइंट आ जाओ, दैट मीन्स वैस्कुलर बंडल, दैट मीन्स फ्लोएम एक्सेट्रा का एक्सट्रैक्ट डालिए, तभी जाकर इस कैलस से, कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड मतलब केवल सेल का मास है, अभी इस सेल से रूट शूट नहीं बना, भी सिर्फ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल को हम कहते हैं कैलस। इस कैलस में शूट जर्मिनेट करने के लिए स्कूग ने देखा ऑक्सीन नामक हार्मोन के अलावा, ऑक्सीन नामक हार्मोन के अलावा इसमें या तो बनाना या कोकोनट मिल्क या ईस्ट या फ्लोएम एक्सट्रैक्ट डालना पड़ता है। तो हमारे मन में सवाल क्या उठा, आखिर इन चारों में ऐसा क्या है जो यहां पर साइटोकाइनेसिस, जो यहां पर साइटोकाइनेसिस दैट मीन्स डिवीजन ऑफ सेल्स, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स को प्रमोट करता है ताकि सेल का ग्रोथ हो। इन चारों से जो एक कॉमन एक्टिव केमिकल निकला, ठीक, द एक्टिव केमिकल, देखो इसने लिखा था वैस्कुलर एक्सट्रैक्ट, ईस्ट, कोकोनट मिल्क, और मैंने आपका बनाना लिखा है, आपके एनसीईआरटी में बनाना नहीं लिखा, आपके एनसीईआरटी में लिखा है डीएनए। या तो हम इस कल्चर मीडियम में डीएनए डाल रहे थे, या कोकोनट मिल्क डाल रहे थे, या ईस्ट डाल रहे थे, या फ्लोएम एक्सट्रैक्ट डाल रहे थे, तब जाकर इस कैलस से आपका में साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन स्टार्ट होता और ये शूट फॉर्मेशन होता। आखिर इन चारों में ऐसी क्या कॉमन चीज है
जो आपके ऑक्सीन को हेल्प कर रही है शूट फॉर्मेशन में, ठीक। तो बाद में जो केमिकल निकला उसको हमने नाम दिया काइनेटीन। नाउ लुक एट दिस, इससे जो केमिकल निकला उसको हमने नाम दिया काइनेटीन। क्यों? क्योंकि ये काइनेसिस कर रहा था, डिवीजन कर रहा था सेल्स का और प्लांट को ग्रो कर रहा था, ठीक। इस तरह से बाद में इस काइनेटीन को पता लगा कि ये सारे प्लांट्स में सेल डिवीजन के लिए एक हार्मोन बनता है और बाद में इस काइनेटीन को नाम दिया गया आपका साइटोकाइनिन। सो दिस वाज हाउ इट वाज डेवलप्ड। एक बार मैं चाहती हूँ आप फिर से देख लो, नो कंफ्यूजन आई वांट। स्कूग नाम के एक साइंटिस्ट थे, टबैको प्लांट पर काम कर रहे थे। टबैको प्लांट का टिश्यू कल्चर में जो कैलस था, अनडिफरेंशिएटेड सेल, इससे शूट बनाने के लिए, एक सेल से पूरा शूट इलोंगेट करने के लिए उन्होंने देखा अकेले ऑक्सीन नाम का हार्मोन काफी नहीं था। इस कल्चर मीडियम में ऑक्सीन के अलावा या तो डीएनए या कोकोनट मिल्क या ईस्ट एक्सट्रैक्ट या फ्लो मतलब वैस्कुलर टिश्यू है ना, वैस्कुलर एक्सट्रैक्ट को डालना जरूरी था, तभी ये आपका एक प्लांटलेट में डेवलप कर रहा था। बाद में हमने सोचा भाई आखिर इन चारों में ऐसी क्या खास बात है, तो पता लगा ये एक केमिकल बनाते हैं जिसको शुरू में हमने नाम दिया काइनेटीन बिकॉज ऑफ द काइनेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सेल को डिवाइड कर रहा था। बाद में इसको नाम दिया हमने साइटोकाइनिन। आपके मन में एक सवाल और आना चाहिए, वो सवाल ये कि इन चारों में ऐसी क्या खास बात थी। ठीक, आपको ये सवाल आना चाहिए, मैं लगे हाथ बता दूं। मैंने आपको क्या बताया था, चार चीजें क्या बताई थी, या तो इसमें डीएनए का एक्सट्रैक्ट डाल रहे थे हम, या इसमें हम ईस्ट डाल रहे थे, या इसमें हम कोकोनट मिल्क डाल रहे थे, राइट, कोकोनट मिल्क डाल रहे थे, कोको NUT नट मिल्क, और या इसमें हम क्या डाल रहे थे, कोकोनट मिल्क, डीएनए, ईस्ट, कोकोनट मिल्क, और क्या था, सी इवन आई टेंड टू फॉरगेट एट टाइम्स, और इसमें डाल रहे थे वैस्कुलर टिश्यू, ठीक। ये चार का क्या यहां लेन देन है, देखो याद करो, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था साइटोकाइनिन आर एडिनिन डेरिवेटिव्स। साइटोकाइनिन हार्मोन एडिनिन डेरिवेटिव है, राइट। अगर ये एडिनिन डेरिवेटिव है तो एडिनिन किस में पाया जाएगा, डीएनए में पाया जाएगा। सो अगर तुम डायरेक्ट डीएनए को यूज करते हो तो कहीं ना कहीं डीएनए मॉडिफाई करके साइटोकाइनिन बना सकता है। ईस्ट क्यों, ईस्ट एक यूनिसेलर फंजाई है जो केवल सेल और न्यूक्लियस का बना है, और न्यूक्लियस में होता है डीएनए एंड डीएनए में होता है एडिनिन। कोकोनट मिल्क क्यों, क्योंकि कोकोनट का मिल्क एंडोस्पर्म है, एंड एंडोस्पर्म का प्लॉइडी होता है 3N, इसमें 3N होता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल 3 गुना ज्यादा होता है देन अ नॉर्मल हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल में डीएनए इज सिंगल, डिप्लॉइड में ऑल द डीएनए इज डबल, तो अगर ट्रिप्लॉइड होगा तो डीएनए क्या होगा, दैट मीन्स कोकोनट मिल्क इज अ डीएनए एनरिच्ड प्रोडक्ट। इसमें डीएनए काफी ज्यादा होता है, एंड डीएनए बनाता है एडिनिन, एंड एडिनिन बनाता है साइटोकाइनिन। वैस्कुलर टिश्यू क्यों, क्योंकि फ्लोएम ही वो जगह है जो आपका हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्लांट में फ्लोएम अगर हार्मोन लेकर जाता है तो उन 4 हार्मोन में एक हार्मोन साइटोकाइनिन भी तो होगा। प्लांट में फ्लोएम, ये फ्लोएम मैंने इसको कलर कर दिया है, ठीक है। फ्लोएम कैरीज फूड एंड हॉर्मोन्स, सो ऑब्वियसली द फ्लोएम मस्ट बी हैविंग साइटोकाइनिन जो आपका साइटोकाइनेसिस कर रहा था, ठीक। सो लास्ट टाइम जस्ट मेरी तसल्ली के लिए किसने काम किया था, स्कूग ने। क्या ऑब्जर्व किया था स्कूग ने, दैट द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टबैको प्लांट का जब हमने कैलस बनाया, कहने का मतलब है कि फिर से यहां आ जाओ, ये जो हमने कैलस में जो सेल लिया था वो कहां से लिया था, इंटरनोड से लिया था। जस्ट बता रहे हैं कि इंटरनोड से हमने क्या लिया था, एक सेल लिया था, और उस सेल को हमने डिवाइड करके टिश्यू कल्चर में यूज किया था, राइट। सो उन्होंने कहा कि ये सेल जो कैलस है, कैलस डिफरेंशिएट कर रहा था ओनली व्हेन ऑक्सीन के अलावा हम इनमें से कुछ एक चीज डाल रहे थे, एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या डीएनए। उन्होंने बाद में देखा कि वो केमिकल इन चारों से जो निकला उसको उन्होंने क्रिस्टलाइज किया, और क्रिस्टलाइज करने के बाद एक जो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस निकला उन्होंने उसको नाम दिया काइनेटीन। हो गया। सो दिस इज अबाउट द स्कूप का। फिर से हम दिखा रहे, ये मेरा टबैको का प्लांट है, इसके इंटरनोडल रीजन से हमने क्या लिया, टिश्यू कल्चर में एक सेल लिया। टिश्यू कल्चर में सेल तो कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है ना प्लांट से, तो हमने इंटरनोडल रीजन से लिया, फिर उस सेल को डाला टिश्यू कल्चर में, इसका कैलस बना। कैलस का डिफरेंशिएशन
एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही हुआ जब ऑक्सीन के अलावा इन चीजों को ऐड किया गया। हो गया। इसके अलावा ठीक है, हमने साइटोकाइनिन जैसे सब्सटेंसेस को और कहां देखा? ये तो आपका शुरू के डिस्कवरी में आपके एनसीईआरटी में लिखा है। और साइटोकाइनिन के स्टार्टिंग में जो आपका टॉपिक है उसमें क्या लिखा है? हेरिंग फिश, हेरिंग एक तरह की फिश है, उसके स्पर्म के डीएनए को जब हमने ऑटोक्लेव किया, हेरिंग फिश स्पर्म, स्पर्म बेसिकली है क्या आपको पता है? स्पर्म एक ऐसा सेल होता है जो बेसिकली केवल डीएनए ही कैरी करता है टुवर्ड्स द एग, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है एंड इट कैरीज द डीएनए टुवर्ड द एग। स्पर्म इज नथिंग बट ओनली कैरिंग डीएनए। अब इसको हमने ऑटोक्लेव किया। ऑटोक्लेव मतलब एक तरह से होता है हाई टेम्परेचर पर स्टेरलाइज करना। जैसे घर पे प्रेशर कुकर रखते हैं ना, वैसे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में सारे इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरलाइज करने के लिए, जैसे मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे पेट्री डिश चाहिए, मैं चाहती हूँ ये कंटेमिनेटेड नहीं हो, इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगा हो। तो जैसे घर में छोटे बच्चों को दूध पिलाने से पहले बॉटल को स्टेरलाइज करते हैं ना, गर्म पानी में उबाल कर या प्रेशर कुकर में, तो वैसे ही हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में एक ऐसा साइंटिफिक प्रेशर कुकर यूज करते हैं, उसको कहते हैं ऑटोक्लेव। हमने हेरिंग फिश लिया, उसका स्पर्म निकाला, स्पर्म को ऑटोक्लेव किया, हाई टेम्परेचर पे ले गए, तो डेफिनेटली उसका एडिनिन पोर्शन मॉडिफाई होकर कुछ काइनेटिन लाइक स्ट्रक्चर बनाया होगा। ठीक है। सो साइटोकाइनिन में एन ऑटोक्लेव इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड, ये तो मैं जस्ट बता रही हूं। हमने क्या देखा? ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म से एक सब्सटेंस बनता है जो सब्सटेंस साइटोकाइनेसिस करने में मदद करता है, जो सब्सटेंस साइटोकाइनेसिस करने में मदद करता है। लेकिन ये हमने कहां निकाला? एनिमल में निकाला। ठीक। प्लांट्स में भी ऐसे कुछ रिलेटेड, और उसको हमने नाम क्या दिया था? काइनेटिन। प्लांट्स में भी ऐसे साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन प्रमोट करने वाले कुछ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। देखो वर्ड डिस्कवर्ड काइनेटिन, it is a modified form of adenine which is a purine that was isolated from autoclave herring sperm। लेकिन बाद में पाया गया प्लांट्स में भी इस तरह के काइनेटिन लाइक कुछ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जो हमने किससे निकाला? फ्रॉम कॉर्न कर्नल, मेज, मेज के दानों से, कोकोनट मिल्क से, और उसको शुरू में हमने नाम क्या दिया? जियाटिन। शुरू में इसको नाम क्या दिया? जो हमने कॉर्न प्लांट से और कोकोनट प्लांट से निकाला, शुरू में इसको नाम क्या दिया? जियाटिन। बाद में हमने क्या देखा? काइनेटिन डज नॉट अकर इन प्लांट्स। हमने प्लांट्स में पाए जाने वाले नेचुरल साइटोकाइनिन लाइक सब्सटेंसेस को खोजने की कोशिश की। हमने देखा कॉर्न में, कोकोनट में ऐसे पाए जाते हैं, उसको नाम हमने दिया जियाटिन। जियाटिन जैसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस जो प्लांट में पाए जाते हैं, उसको बाद में हमने नाम दिया साइटोकाइनिन। एंड देखा गया दिस साइटोकाइनिन इट एक्चुअली प्रमोट सेल डिवीजन, यानी कि ये सेल डिवीजन में मदद करता है। दिस इज व्हाट वाज फाउंड आउट। तो एक बार क्विकली हम लोग कर ले। दो जगह डिस्कवरी लिखा हुआ है, एक है स्कूग एट एल, उन्होंने किस पे काम किया था? टोबैको प्लांट, उसके इंटरनोडल रीजन का कल्चर किया। कैलस को डिफरेंशिएट करने के लिए ऑक्सीन के अलावा यूज हुआ डीएनए, ईस्ट, कोकोनट मिल्क या वैस्कुलर टिश्यू। उन्होंने कहा ये डेफिनेटली कुछ बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं हमें पता नहीं था, हमने उसको क्रिस्टलाइज किया, शुरू में नाम क्या दिया? काइनेटिन। वैसे ही एक साइंटिस्ट, बाद में साइंटिस्ट ने सिमिलर सब्सटेंसेस कॉर्न और इससे कोकोनट मिल्क से फिर निकाला, उसको नाम क्या दिया? जियाटिन। ऐसे कुछ डीएनए मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स हेरिंग फिश के स्पर्म, ऑटोक्लेव स्पर्म से भी निकला था, उसको नाम दिया था काइनेटिन। बट नेचुरली जो प्लांट्स में पाया जाता है, शुरू में उसको नाम दिया जियाटिन, एंड बाद में जियाटिन जैसे सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स जो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं, उसको नाम दिया हमने साइटोकाइनिन। थोड़ा एनसीईआरटी ने डिस्कवरी को ऊपर नीचे लिया है, तो आपको भी बस करना क्या है? याद करना फॉर योर एग्जाम। कुछ नेचुरल साइटोकाइनिन्स, मैंने कहा था ना साइटोकाइनिन्स, it's a class of hormone, it's not one hormone. All those hormones which are little bit purine, that means adenine derivative and have a common function, उसको हम कहते हैं साइटोकाइनिन। तो कुछ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन्स है, इसके मेनली फंक्शन तीन ही याद करने हैं आपको, वेरी नाइस। पहला, इट हेल्प्स इन साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन, मैंने जैसा कहा था ये सेल को डिवाइड करने में मदद करता है, जिसकी वजह से रूट के टिप, शूट, बड्स, यंग फ्रूट्स ये आपके डेवलप करते हैं। ठीक है। साइटोकाइनिन की वजह से ही अगर ये रूट है, ये शूट है, यानी केवल ऑक्सीन का रोल नहीं है, साइटोकाइनिन भी है, ये रूट इलोंगेशन, शूट इलोंगेशन, यानी कि सेल डिवीजन, इवन जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट का साइज जो चेंज होता है, दिस इज द साइज ऑफ अ फ्रूट, समय के साथ ये बड़ा हो गया। सो ये सब में
चेंज में ये मदद करता है, सेल डिवीजन करता है, इसकी वजह से रूट, शूट एंड फ्रूट्स के ग्रोथ में मदद करता है। ठीक। सेकेंड, ये काउंटर करता है एपिकल डोमिनेंस ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन का एपिकल डोमिनेंस है ना, ऑक्सीन की वजह से केवल टिप्स ही ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से लैटरल बड्स ग्रो नहीं कर पाते। एंड तो साइटोकाइनिन इसको काउंटर करता है। साइटोकाइनिन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स, दस इट हेल्प्स आल्सो इन ब्रांचिंग एंड BRANCH, ब्रांचिंग एंड हेज जैसा ऐसे चारों तरफ फैला हुआ प्लांट्स में ये मदद करता है। ठीक है, सो ये इसका हो गया। वो तो अच्छा नेक्स्ट पॉइंट था, पहले ये वाला पॉइंट कर लूं मैं, थोड़ा फटाफट हो गया। दे प्रोड्यूस, मैंने कहा ना दे हेल्प इन सेल डिवीजन। पहले सेल डिवीजन वाले सारे देख ले, ये मैं अगले स्लाइड पे पहले चली गई। सो दिस हेल्प्स टू प्रोड्यूस, मैंने क्या कहा, इट हेल्प्स इन डिवीजन ऑफ रूट, शूट एंड यंग फ्लावर्स। सेकेंडली ये न्यू लीव्स भी बनाता है। तो अब यहां पर क्या क्या ऐड हो गया, रूट फॉर्मेशन, शूट फॉर्मेशन, न्यू लीव्स फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट का नॉट फॉर्मेशन, इलोंगेशन, ये सब का फॉर्मेशन नहीं, इलोंगेशन। देन लैटरल ग्रोथ, जो भी मैं बता रही थी, लैटरल ग्रोथ ऑफ शूट्स। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट में देखो, ये लीफ है, इस लीफ पे हमने साइटोकाइनिन डाला तो ये ग्रीन, इसमें नहीं डाला ये येलोइश हो गया। सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट में मदद करता है। एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस शूट मतलब व्हेन द शूट इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट अदर देन द नॉर्मल। नॉर्मली शूट को कहां से आना चाहिए, प्लूम्यूल से आना चाहिए शूट, लेकिन अगर हम कोई दूसरे पार्ट से शूट को डेवलप कर दे रहे, जैसे कैलस, टिश्यू कल्चर में एक सेल से शूट बना दे रहे, तो ऐसे शूट को क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस शूट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, एंड एडवेंटिशियस शूट्स। सब में आई बात मेरा, टिश्यू कल्चर में एक सेल से हमने शूट बना दिया। नॉर्मली शूट किससे आता है, सीड से आता है। अगर वो सीड का प्लूम्यूल को छोड़कर किसी दूसरे जगह से आएगा तो उसको कहेंगे एडवेंटिशियस। ठीक है, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। फिर से कर लो, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ रूट, शूट, लीफ, फ्रूट। ठीक, देन इट हेल्प्स इन क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस शूट्स। इट काउंटरएक्ट्स एपिकल डोमिनेंस, मैंने कहा ना, अगर आप यहां साइटोकाइनिन छिड़क दोगे तो लैटरल ब्रांचेस का ग्रोथ आपका बढ़ जाता है। दैट मींस इट इज एंटेगोनिस्टिक टू ऑक्सीन। दो फंक्शन हो गए। एंड लास्ट, डिले करता है सेनेसेंस। आपको पता है मैंने कहा था ऑक्सीन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन आर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। तो ऑब्वियसली ये सेनेसेंस यानी कि डेथ को क्या करेगा, डिले करेगा। सो ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करता है। मतलब सपोज ये मेरा एक प्लांट है और इसका ये लीफ बूढ़ा हो गया है और टपकने वाला है, और ये मेरा यंग लीफ है। ठीक है, तो और मिट्टी कैसी है, इनफर्टाइल है, इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट नहीं है, इनफर्टाइल है। तो बूढ़ा लीफ गिरेगा, हमको समझ में आता है, ये ओल्ड हो गया, ये गिरेगा, हमको समझ में आता है। लेकिन इनफर्टाइल न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से ये यंग वाला भी तो गिर जाएगा। तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कर देगा। दैट मीन्स ये तो टपकने वाला, ये मरने से पहले इसके न्यूट्रिएंट को इसको ट्रांसफर कर देगा ताकि ये लीफ लॉन्गर जी सके। राइट, दस दे डिले सेनेसेंस। किसी भी प्लांट के लीफ, फ्रूट, फ्लावर को बूढ़ा होने, टपकने से रोकता है। व्हाई, बिकॉज दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? तो यही तीन फंक्शन आपको पढ़ना है। और जैसा कि मैं हर हार्मोन के एंड में एक समरी बताती हूँ रिगार्डिंग इट्स फंक्शन, तो फटाफट इसकी भी समरी कर ले। सो साइटोकाइनिन के मेनली तीन फंक्शंस हैं। पहला, इट हेल्प्स इन साइटोकाइनेसिस, दैट मीन्स इट हेल्प्स इन सेल डिविजन, जिसकी वजह से व्हाट हैपेंस, देयर इज ग्रोथ इन रूट, स्टेम, लीफ, fruit. It helps in chlorophyll formation and it helps in development of formation and it helps in development of adventitious buds in case of tissue culture. ये इसका पहला फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन है इसका, it helps to counteract apical dominance. ये एपिकल डोमिनेंस जो ऑक्सीन का है उसको काउंटर करने में मदद करता है।
जिसकी वजह से लैटरल ब्रांचेस आर प्रोड्यूस्ड। हो गया। सो दिस इज योर सेकेंड फंक्शन। एंड द थर्ड फंक्शन इज इट हेल्प्स इन डिले ऑफ सेनेसेंस। ठीक है, इट हेल्प्स इन डिले ऑफ सेनेसेंस। और ये भी कैसे करता है, आपने पढ़ा था, बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ये न्यूट्रिएंट का सही मोबिलाइजेशन यानी कि मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये सेनेसेंस को डिले करता है। राइट, सो दिस इज अ क्विक समरी। देखो कितना इजी है। राइट, तो अब जब आपका ये हो गया तो आपको पता है व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं आपको एक बार एनसीईआरटी जरूर दिखाऊंगी। अच्छा, एनसीईआरटी में ना द डिस्कवरी पार्ट, ये शुरू में वो आपका हमेशा छूट जा रहा है, बाद में कभी दिखा देंगे। नाउ लेट अस कम हियर, इफ यू लुक एट दिस, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनेसिस करते हैं काइनेटीन के फॉर्म में, विच इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन, अ प्यूरिन। सबसे पहले निकला था ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म से। ये नेचुरली प्लांट में अकर नहीं करता, बाद में साइटोकाइनिन लाइक सब्सटेंसेस निकले थे। सबसे पहले जियाटिन कॉर्न लाइक कर्नल एंड कोकोनट मिल्क से, उसके बाद बहुत सारे साइटोकाइनिन आपके डिस्कवर हुए। फर्स्ट फंक्शन, ठीक, दे हेल्प इन सेल डिविजन इन रूट, apex, shoot, bud, young fruit. They help to produce, let us move very quickly, new leaves, chloroplast in leaves, lateral shoot growth, adventitious shoot formation. अच्छा हाँ, lateral shoot छूट गया था मेरा, वहां पर एक और ऐड होगा जो शुरू में मैंने बताया था। साइटोकाइनिन also helps to overcome apical dominance, and third, they help in nutrient mobilization, thus they help in delay of senescence. Right, so with that we have completed two more plant hormones. One is gibberellin, the other is cytokinin. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो आपके आप दो ही काम है, एक तो ध्यान से सुने, एनसीईआरटी खोलकर पढ़े एंड मेक अ क्विक नोट्स एंड रिवीजन। सेकेंड, हमारे ऑडियो सीरीज, इसके बाद ऑडियो सीरीज को फॉलो करें एंड एक एक वर्ड एंड एक एक डिस्क्रिप्शन को आप अच्छे से याद कर लिए। ठीक, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहां पर हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लाइक व्हाट इज दिस टिश्यू कल्चर और यू नो दिस ऑटोक्लेव, ये सब छोटी छोटी चीजें हम अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा कम्युनिकेट विथ कमेंट्स एंड you know what to do, comments, likes, etc. Share and subscribe if you are new. आपके लिए my wishes, and बना के रखना है, पढ़ते रहना है, मेडिकल निकालना है। इस जज्बे के साथ I sign off. In my next lecture we'll move to the next two hormones, ethylene and abscisic acid. Till then खुश रहिए, पढ़ते रहिए।